So dear students, today we will start with the revision of top 20 questions of Indian Contract Act 1872. ये जो क्वेश्चंस है पूरा केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको कैसे एग्जाम्स में लिखना चाहिए ये भी आप यहाँ पे सीख पाएंगे एंड साथ साथ आपको ये टॉप क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मतलब हो सकते हैं, दैट मीन्स कि आपके एग्जाम्स में इधर से कॉमन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस है, आपको पूरा टाइम रिविजन्स पे मेरे साथ लगे रहो और ये टॉप क्वेश्चंस के साथ आज हम लोग रिविजन्स कंप्लीट करेंगे। थोड़ा मुझे लाइव आने में देरी हो गया बिकॉज देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज ऑन द सॉफ्टवेयर, सो दैट्स वाई मुझे लेट हुआ। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। ये हम लोगों का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। मिस्टर पार्थ एक स्कूल में प्रिंसिपल जॉब के लिए अप्लाई करता है। मिस्टर पार्थ एक स्कूल में प्रिंसिपल के जॉब के लिए अप्लाई करता है। द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम। स्कूल का मैनेजमेंट ये डिसाइड भी कर लिया, ये अप्लाई करता है, दैट मीन्स ये स्कूल को ऑफर कर रहा है। मिस्टर पार्थ एप्लीकेशन डाल रहा है। स्कूल ने अपना अगर एडवर्टीजमेंट निकाला होगा कि मुझे प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट करनी है, स्कूल मैनेजमेंट ने ये अपॉइंटमेंट निकाला होगा। इसमें मिस्टर पार्थ ने जब अप्लाई किया दैट मीन्स इसने स्कूल को ऑफर किया और स्कूल ने उसको क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया। स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि मिस्टर पार्थ को अपॉइंट किया जाएगा। ओके, वन मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, स्कूल के मैनेजमेंट कमिटी का कोई एक मेंबर प्राइवेटली इन्फॉर्म किया मिस्टर पार्थ को। मिस्टर पार्थ को वो प्राइवेटली बताया, अलग से, ऑफिशियली नहीं है। प्राइवेटली और ऑफिशियली में क्या होता है? ऑफिशियली बताने का मतलब होता है कि उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से। अभी स्कूल का मैनेजमेंट ने उसे उसके ऑफर को एक्सेप्ट तो किया है कि उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रिंसिपल इन द स्कूल, बट अभी भी ऑफिशियली उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी का एक पर्सन, मैनेजमेंट कमेटी का एक बंदा ने उसे क्या किया था, प्राइवेटली इन्फॉर्म किया था दैट मिस्टर पार्थ दैट ही वाज अपॉइंटेड बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाज नॉट गिवन बाय द स्कूल मैनेजमेंट येट। लेकिन मैनेजमेंट, स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने अभी तक इसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं भेजा था कि आपको अपॉइंट कर लिया गया है। ध्यान से सुनना, ऑफर इसने किया था एप्लीकेशन डाल करके, स्कूल के मैनेजमेंट ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। उसको मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल अपॉइंट करने का डिसीजन भी ले लिया है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उसने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मिस्टर पार्थ को नहीं भेजा है। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी का ही एक पर्सन उसको प्राइवेटली ये बताया है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो चुका है। लेटर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल डिसाइडेड टू अपॉइंट समवन एल्स एज अ प्रिंसिपल। बाद में स्कूल के मैनेजमेंट ने अगले 2 दिनों में डिसीजन लिया कि हम लोग मिस्टर पार्थ को अब स्कूल का प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं करेंगे, उसके प्लेस पे किसी अदर पर्सन को स्कूल का मैनेजमेंट ये डिसाइड किया कि स्कूल के प्रिंसिपल के पोस्ट पे किसी अदर पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। पहले मिस्टर पार्थ को अपॉइंट किया गया था लेकिन उसको इसकी कम्युनिकेशन नहीं भेजी गई थी। मिस्टर पार्थ फाइल्ड अ सूट। मिस्टर पार्थ ने स्कूल के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द स्कूल फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। इसके लिए उसने स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर केस फाइल कर दिया। एंड क्लेम डैमेजेज फॉर द लॉस ऑफ सैलरी, जो उसका सैलरी का लॉस हुआ है इसके लिए उसने कंप्लेन फाइल कर दिया और क्या किया, क्लेम किया कि मुझे डैमेजेज चाहिए जो सैलरी का मेरा लॉस हुआ है मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से। लेकिन क्या स्कूल ने जो उसका अपॉइंटमेंट पहले किया था इसका एक्सेप्टेंस उसके एप्लीकेशन का दिया था, दैट मीन्स, और क्या इसकी बात स्कूल के मैनेजमेंट ने ऑफिशियली उसे कम्युनिकेट किया था? आंसर इज नो। स्टेट विथ रीजन, आपको कारण के साथ बताना है। विल मिस्टर पार्थ बी सक्सेसफुल इन सूट फाइल्ड अगेंस्ट स्कूल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्या मिस्टर पार्थ सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या वह अपना जो सैलरी का उसको डैमेजेज हुआ है उसका क्लेम ले पाएगा? इसके बारे में आपको रिप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है आपका बच्चों।
इसमें प्रोविजन क्या है, प्रोविजंस को पहले हम लोग लिखेंगे। प्रोविजंस इतना ही है, एज पर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर हुआ, स्कूल ने एडवर्टीजमेंट निकाला होगा प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। एडवर्टीजमेंट निकालना इनविटेशन टू ऑफर होता है, एडवर्टीजमेंट निकालना इनविटेशन टू ऑफर हो गया। मिस्टर पार्थ ने एप्लीकेशन किया, दैट मीन्स मिस्टर पार्थ इज ऑफरिंग टू स्कूल टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने उसका एक्सेप्टेंस अपने में, कमेटी ने डिसाइड करके एक्सेप्टेंस दिया कि मिस्टर पार्थ को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उसके पास एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पास ऑन नहीं हुआ है। सो देखिए, एज पर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर यहाँ पर कौन है भैया? ऑफरर यहाँ पर पार्थ है। ऑफरर कौन है? पार्थ है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर बाय ऑफरी। ऑफरी कौन है? स्कूल का मैनेजमेंट। स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी का कोई एक पर्सन जो प्राइवेटली उसे जाकर बताया है कि तुम्हारा को प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया है, उसको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पास ऑन होना नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी पूरा यहाँ पर ऑफरी है। सो ऑफरर एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर बाय ऑफरी हिमसेल्फ और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट। खुद ऑफरी जाकर के एक्सेप्टेंस देगा या ऑफरी का जो ऑथराइज्ड एजेंट होगा वह जाकर के एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। और वो जो सिंगल पर्सन जो गया था यहाँ पर प्राइवेटली जो उसे जाकर बताया था, वह ऑथराइज्ड एजेंट नहीं था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन, वह थर्ड पर्सन था। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन थर्ड पर्सन अगर आकर के दे रहा है, कैन नॉट बी कंक्लूडेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। सो यहाँ पर जो पर्सन आकर के प्राइवेटली उसे बताया था वह मैनेजमेंट कमेटी का ही था, फिर भी वह थर्ड पर्सन कंसिडर किया जाएगा और उसकी तरफ से ये कम्युनिकेशन जो बताई गई थी कि तुमको प्रिंसिपल के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। सो फैक्ट ऑफ द केस क्या है अब हमारे इस क्वेश्चन का? फैक्ट ऑफ द केस क्या है? इन द गिवन केस मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब एज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। मिस्टर पार्थ ने जॉब के लिए, प्रिंसिपल के जॉब के लिए एप्लीकेशन किया था, एंड वन मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड। उसको कैसे इन्फॉर्म किया था? प्राइवेटली इन्फॉर्म किया था। कैसे इन्फॉर्म किया था? प्राइवेटली इन्फॉर्म किया था मिस्टर पार्थ दैट ही वाज अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट पे अपॉइंट किया जा चुका है। लेटर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अपॉइंटेड समवन एल्स एज अ प्रिंसिपल। बाद में क्या हुआ यहाँ पर? बाद में प्रिंसिपल के पोस्ट पे किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया। सो कंक्लूजन अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे इसका? फैक्ट तो यही था, दूसरे किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया। कंक्लूजन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन। प्रोविजन हमें क्या बोलता है? प्रोविजन ये बोलता है कि जब तक ऑफरी या ऑफरी का ऑथराइज्ड एजेंट, ऑथराइज्ड पर्सन जब तक इस एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को ऑफर तक नहीं पहुंचा दे, तब तक उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। सो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पार्थ शुड बी मेड बाय द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। कम्युनिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पार्थ किसकी तरफ से किया जाना चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की तरफ से, और बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंट। Communication by third person cannot be termed as the communication of acceptance to the offerer. Therefore, no valid contract was formed between the Mr. Parth and School Management Committee. कोई भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था अभी तक, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मिस्टर पार्थ स्कूल के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। मिस्टर पार्थ cannot file a suit against the school for cancellation of his appointment and cannot get the salary as a damages। वह सैलरी भी डैमेज के तौर पे नहीं ले सकता। तो पूरा एकदम क्लियर है आप लोगों को, बच्चे लोग, आप लोगों को ये प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन पूरा का पूरा क्लियर है ना? देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? जल्दी से मैसेज करके बताओ, फिर मैं अगले क्वेश्चंस पे जाऊंगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा।
जल्दी से मैसेज कर दो इसको। इज देयर एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? नो 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 नो, यस सर, अंडरस्टूड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सार्थक इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर। सार्थक इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर। ये पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी बच्चे लोग आपको, आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। देखो, सार्थक इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000 बाई एबीसी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के लिए सार्थक को एबीसी बैंक की तरफ से 3 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है 50,000 पर मंथ के सैलरी पे, मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000। सार्थक इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000 बाई एबीसी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। मोहित गेव सीओटी फॉर सार्थक्स गुड कंडक्ट। मोहित जो है वह कौन बन गया यहाँ पर? गारंटर। मोहित गेव सीओटी फॉर सार्थक्स गुड कंडक्ट। सार्थक अच्छा कंडक्ट करेगा, बैंक के साथ अच्छे से रहेगा, इसके लिए मोहित जो है ये सीओटी बन गया। आफ्टर 9 months, 9 महीने के बाद, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक डिट्रियोरेट्स। बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने लगा, एबीसी बैंक का। Then Sarthak agrees to accept a lower salary of ₹40,000 per month from the bank। बैंक ने उसको बोला, और सार्थक बैंक से 50,000 के सैलरी पे जो वह अपॉइंट हुआ था, अब वह 40,000 रुपीज पर मंथ के सैलरी पे जॉब करने के लिए एग्रीड हो गया। बैंक ने उसको 40,000 देने को तैयार हुआ। बैंक ने ऑफर किया होगा कि अभी मैं तुमको 40,000 ही दूंगा, 40,000 पे जॉब करोगे तो करो, अदरवाइज चले जाओ। वह बोला सार्थक एग्रीज टू एक्सेप्ट अ लोअर सैलरी। सार्थक एग्री हो गया कि मैं लोअर सैलरी लेकर के 40,000 रुपीज पर मंथ के सैलरी पे ही जॉब कर लूंगा। 2 months लेटर, मतलब उस 9 month के बाद 2 महीने बाद क्या हुआ? ओके, चलो ये सभी बच्चे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, दिव्यांशु ज्वाइंड है, ओके चलो ठीक है, वेरी फाइन। सो यहाँ पर सार्थक एग्रीज टू एक्सेप्ट अ लोअर सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ फ्रॉम द बैंक। 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट सार्थक had misappropriated cash from the time of his appointment। ऐसा देखा गया 2 महीने के बाद, उस 9 month के बाद, जब वो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं 40,000 पर मंथ के सैलरी पे ही काम कर लूँगा, उस 2 month के बाद से पाया गया ऐसा कि सार्थक जब से अपॉइंटेड हुआ था इस बैंक में एज अ कैशियर, तब से वह कैश मिस अप्रोप्रिएट कर रहा था, कैश की गड़बड़ी कर रहा था, कैश की चोरी कर रहा था वह। यहाँ पर इट वॉज फाउंड दैट सार्थक हैड मिस अप्रोप्रिएटेड कैश फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जिस टाइम पे वह अपॉइंट हुआ था ना, उस टाइम से वह कैश की गड़बड़ी कर रहा था उस बैंक में। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ मोहित? मोहित कौन है भैया? मोहित सीओटी है, ठीक है ना। सीओटी कौन होता है? गारंटर होता है। सीओटी कौन होता है? वह उसके गुड कंडक्ट, सार्थक गुड कंडक्ट करेगा बैंक में अपॉइंट होकर के एज अ कैशियर, इसकी गारंटी ले रखा था मोहित, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ मोहित टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको इसका रिप्लाई करना है। बच्चों, इसका प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजंस देखो क्या है, पूरे अच्छे से समझोगे। आपको ऐसा बताया गया है, सीओटी उसकी गारंटी लिया था कि यह जॉब करेगा 50,000 पर मंथ के सैलरी पे एज अ कैशियर, और यह गुड कंडक्ट करेगा। मैं इस बात की क्या करता हूँ? मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ गुड कंडक्ट के लिए। लेकिन बाद में एम्प्लॉयर कौन था? एबीसी बैंक था। एबीसी बैंक था एम्प्लॉयर, और सार्थक उसका एम्प्लॉय था। बाद में इन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, उसको इन लोगों ने चेंज कर लिया था। 50,000 रुपीज पर मंथ के सैलरी से अब 40,000 पर मंथ के सैलरी पे जॉब करने के लिए सार्थक एग्रीड हो चुका था। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर्स, मतलब ये प्रोविजंस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रोविजन आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच जो
कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स में और कंडीशंस में कुछ अगर बदलाव हो गए हैं, वेरिएंस हो गए हैं विदाउट सीओटीज कंसेंट, और इस चेंजेज के लिए सीओटी का कंसेंट नहीं लिया गया है। जब पहली बार सार्थक अपॉइंट हुआ था उस टाइम पे 50,000 पर मंथ के सैलरी पे अपॉइंट हुआ था। यही बात अभी तक कौन जानता था? मोहित को बस यही बात की जानकारी थी कि सार्थक तो एबीसी बैंक में 50,000 पर मंथ के सैलरी पे जॉब कर रहा है, यही बात पता था बस। लेकिन इन लोगों ने सीओटी, दैट मीन्स मोहित जो गारंटर था उसके गुड कंडक्ट के लिए, उसके बिना कंसेंट का, उसको बिना बताए, उसकी बिना एक्सेप्टेंस लिए उसकी, और इन लोगों ने आपस में क्या किया था? वेरिएंस कर दिया था। और ये प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बोलता है प्रोविजंस को। बस यही तो आपको सही से एग्जाम्स में लिख रहा है, ये लिखते ही आपके मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये लिखने को आप डेवलप कर लो, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे एग्जाम्स में। देखिए, according to section 133 of the Indian Contract Act 1872, where there is any variance in the terms of contract, when there is any variance in the terms of contract between the principal debtor and creditor without COT's consent, बिना COT के consent का there is any variance in the terms of contract between the principal debtor and creditors without the COT's consent, it would discharge the COT in respect of all transactions taking place subsequent to such variance। यानी इस वेरिएंस के बाद, इस बदलाव के बाद कोई भी ट्रांजैक्शंस प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच होंगे, उसके बाद से सीओटीज अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। सीओटी की अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उस चेंजेज करने के लिए, टर्म्स में चेंजेज करने के लिए, कंडीशंस में चेंजेज करने के लिए सीओटीज का कंसेंट नहीं लिया गया है। सो इट वुड डिस्चार्ज द सीओटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस। इस वेरिएंस के बाद जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो सीओटी वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, सीओटी वुड बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है अपने का? ये तो अपना प्रोविजन था बच्चों, इतना ही प्रोविजन से आपको पढ़ना है। ठीक है ना, आपको पढ़ना है बच्चों। ये इन द गिवन केस क्रेडिटर हैज मेड अ वेरिएंस, क्रेडिटर हैज मेड अ वेरिएंस विदाउट द क्रेडिटर, मतलब बैंक ने वेरिएंस किया, बैंक ने वेरिएंस किया, यहाँ पर चेंजेज इन टर्म्स कर दिया। जॉब का जो टर्म्स था 50,000 पर मंथ की सैलरी का, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? इसको विदाउट द कंसेंट ऑफ द सीओटी, सीओटी के बिना कंसेंट का ऐसा किया गया। द सीओटी इज डिस्चार्ज्ड एज टू द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द चेंज। इस चेंज के बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, इसके लिए सीओटी अपने लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? मोहित इज लायबल एज सीओटी फॉर द लॉस सफर्ड बाय द बैंक ड्यू टू misappropriation of cash by सार्थक ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 month। क्योंकि सार्थक जो है ना भैया, यहां पर आपको आंसर एकदम 9 मंथ के बाद जो इसने गड़बड़ी किया है, सार्थक अपॉइंट हुआ एज ए कैशियर और उसी मंथ से उसने मिस अप्रोप्रिएशन करना कैश का स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? लेकिन बिगिनिंग का 9 मंथ तो गुड कंडक्ट के लिए सीओटी सिर्फ किसका था? गारंटी किसका था? मोहित का दिया हुआ था। तो 9 मंथ में जो उसने कैश का गड़बड़ी किया है, उस 9 मंथ तक के लिए मोहित रिस्पॉन्सिबल होगा एज अ सीओटी। लेकिन उसके बाद 9 मंथ के बाद इन लोगों ने जो टर्म्स में वेरिएंस कर लिए, उसके बाद की जो लायबिलिटी होगी उसके लिए सीओटी, दैट मीन्स मोहित रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, सो आपको ये कंक्लूजन लिखना है। ऐसा नहीं कि मोहित बिगिनिंग से ही सीओटी रहेगा और वह बैड कंडक्ट कर रहा था, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा था, उसके लिए मोहित लायबल नहीं होगा। 9 मंथ तक तो उसे लायबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसने गुड कंडक्ट के लिए सीओटी सिर्फ दिया था। सो यहाँ पर मोहित इज लायबल एज अ सीओटी फॉर लॉस सफर्ड बाय द बैंक ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन। मोहित इज लायबल एज सीओटी, सीओटी के तौर पे मोहित लायबल होगा फॉर द लॉस सफर्ड बाय द बैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 9 month, but not for misappropriation committed after the 9 month, after the reduction in salary, यानी after the 9 month या after the variance in the terms of job, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ दे देना प्लीज। बिल्कुल मैंने सभी बच्चों को बोला है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल देना, सभी लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ठीक है ना, सभी लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये तभी प्रोवाइड करूंगा जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो आज मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं, जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं, अगर पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया तो एक और सेशन में लूँगा, पूरा कंप्लीट करूँगा, कल ही कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैं PDF दे दूँगा, आप उसको लिख के पूरे अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ बच्चों, और सभी एक्ट के ऊपर लूँगा क्लासेस। रुक जाओ, अब अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होप सो क्लियर हो चुका है। प्लीज़ एक मैसेज करके मेरे को थोड़ा ये मोटिवेशन दे दो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है, पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है। कैलाश, राखी, सोहिनी, अंकिता, सृष्टि, मुदित, दिव्यांशु, सभी लोगों का क्लियर है ना? और भी बच्चे लोग हैं, फटाफट मैसेज कर दो। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करता हूं। ठीक है, चलिए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मैं नीचे 2 आपको यहां पर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। आपको ये बताना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, क्या इन दोनों ही सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो रहा है। Examine whether the following constitute a contract of bailment under the provisions of the Indian Contract Act 1872. Examine whether the following constitute, ये नीचे दिए गए situations में contract of bailment constitute हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपको बताना है। विकास पार्क हिज कार एट द पार्किंग लॉट। विकास अपना कार पार्किंग लॉट में पार्क कर रहा है। लॉक्स इट, उसको लॉक भी कर रहा है कार को। एंड कीप द की विथ हिमसेल्फ, और फिर वह की अपने साथ लेके चला जाता है। ऐसा ही होता है जनरली, पार्किंग में जाकर के हम लोग कार पार्क करते हैं, उसको लॉक करते हैं और की हम लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं। ओके बच्चों, की अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट हो रहा है? बस इससे आपको यही बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोविजन हमें क्या बोलता है? एज पर सेक्शन आपको बताया गया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एज पर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। बेलमेंट में क्या होता है? बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पर्सन अपने गुड्स को दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है फॉर द accomplishment of some objectives, for the fulfillment of some objectives. Upon a contract that the goods sell when the purpose is accomplished, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से गुड्स को जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड, उसको आइदर जो बेली होगा वह गुड्स को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, या फिर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर उसको डिस्पोज कर देगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम मतलब बेलर। डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर भी आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर भी आप एग्जाम्स में लिख सकते हो। ठीक है, यही आपने पढ़ा था प्रोविजंस में। इसमें फैक्ट क्या है यहाँ पे? फॉर द बेलमेंट टू एग्जिस्ट, बेलमेंट को एग्जिस्ट होने के लिए, बेलमेंट को एग्जिस्ट होने के लिए द बेलर मस्ट गिव पोसेशन ऑफ द बेल्ड प्रॉपर्टी एंड द बेली मस्ट एक्सेप्ट इट। यहां पर क्या हो रहा है? बेलर क्या करेगा? बेल्ड प्रॉपर्टी, बेल्ड प्रॉपर्टी क्या है? कार है, उसका पोसेशन उसे देना होगा और बेली को इसे एक्सेप्ट करना होगा। बेली को इसे क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर है ना? बेली को इसे क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। कंक्लूजन क्या है यहां पर? कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? दोनों ही केस में। और दूसरा है सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम ऑथोरिटीज। इसमें दूसरा भी सिचुएशन दे रखा है कि कस्टम ऑथोरिटीज, कस्टम के जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर ये गुड्स को सीज कर लेते हैं तो उस समय क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यहाँ पर कंस्टिट्यूट हो रहा है? दोनों ही क्वेश्चंस में प्रोविजन सेम अप्लाई होने वाला है बच्चों। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम पर्पस एंड व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड गुड्स मस्ट बी रिटर्न बाय द बेली टू द बेलर और it will be disposed on the instructions, otherwise disposed on the instructions of the bearer. Fact of the case अपना यही है।
बेलमेंट एग्जिस्ट होने के लिए बेलर मस्ट गिव पोसेसन टू द बिल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्ड प्रॉपर्टी एंड द बेली मस्ट एक्सेप्ट इट। बेली उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कंक्लूजन क्या है बच्चों? नो मेयर कस्टडी ऑफ द गुड्स डज नॉट मीन पोसेसन। कस्टडी दिया है इन द गिवन केस सिंस द कीज ऑफ द कार आर विथ विकास। जो कार का की है अभी भी विकास के पास ही है। सो सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 shall not be applicable. That means no contract of bailment is formed. No contract of bailment is formed here. कि वह पार्किंग में जो कार वह पार्क किया है वहाँ पर जो ऑथराइज्ड पर्सन था उसको की देकर जाता, डेट मीन्स वह कार का पोसेसन दे करके जाता। कार का पोसेसन उसने नहीं दिया, की अपने साथ लेके गया, दैट्स वाई शैल नॉट कंस्टिट्यूट द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेकंड में क्या है? जो आपका गुड्स अगर मान लो फॉरेन से आया है, कस्टम्स स्टेशन पे कस्टम्स ऑफिसर उस गुड्स को सीज कर ले रहे हैं किसी भी वजह से, यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गुड्स को केयर टेकिंग में रखें ताकि आप उस गुड्स को फिर से जो भी पेनल्टी फाइन है आप दे करके लेके जा सको। यस, द पोसेसन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टम ऑथोरिटीज। सेकंड वाले सिचुएशन में जहाँ पर कस्टम ऑथोरिटीज गुड्स को सीज कर ले रहे हैं, यहाँ पर पोसेसन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टम ऑथोरिटीज के पास उस गुड्स की पोसेसन चली जा रही है और इसके वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर्म्ड हो रहा है और यहाँ पर देयरफॉर बेलमेंट एग्जिस्ट, सेक्शन 148 इज एप्लीकेबल। ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 148 एप्लीकेबल होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट है। नंबर 3 आपका कंप्लीट है बच्चों, फटाफट बताओ ना। नंबर 3 कंप्लीट है आपका। जल्दी से बताओगे। किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट पे अगर दिक्कत है तो मुझे पूछो, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा उसको। ठीक है, और थोड़ा लाइक बटन भी प्रेस कर दिया करो साथ में, देखते देखते। उसके लिए कोई पैसे नहीं लगने वाले। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, देखिए, मिस्टर संजय कोठारी अ बिग बिजनेसमैन हैविंग 2 सन्स, उनके 2 बेटे हैं और एक मैरिड डॉटर है। मिस्टर संजय कोठारी बड़े व्यापारी हैं, उनके 2 बेटे और एक डॉटर है। He decided to gift his house to his daughter. वह अपने मैरिड डॉटर को या उनका जो घर है उसको गिफ्ट करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। ओके, उन्होंने डिसीजन लिया है। देखिए, he decided to gift his house to his daughter. For this purpose he called his lawyer. उसने अपने लॉयर को बुलाया at his house. बोला लॉयर को आ जाओ, बड़े बिजनेसमैन है भाई, घर पे लॉयर को बुला लिया। एंड मेड अ रिटेन डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट। यह गिफ्ट देने के लिए अपने डॉटर को रिटेन डॉक्यूमेंट लॉयर से उन्होंने रेडी भी कर लिया। द लॉयर एडवाइज्ड हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। उनका जो लॉयर था उसने एडवाइस दिया मिस्टर संजय कोठारी को कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जिसको रिटेन में आपने मुझसे रेडी करवाया है, इस डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड कर लीजिए। रजिस्टर्ड गिफ्ट आप दीजिए अपने डॉटर को, रजिस्टर्ड गिफ्ट आप अपने डॉटर को दीजिए। ओके, लेटर फिर क्या हुआ? लेटर द डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सॉरी, एंड इसके बाद से व्हेन दे बोथ वेर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों कोर्ट जा रहे थे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने के लिए। बोथ वेर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन? मिस्टर संजय कोठारी एंड उनका लॉयर एक ही कार में बैठ करके दोनों डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे। दे मेट एन एक्सीडेंट हो गया एंड बोथ डैड,
डॉटर जिंदा है। समझ में आ रहा है ना? डॉक्यूमेंट रिटन में तो रेडी है, डॉक्यूमेंट रिटन में तो रेडी था, लेकिन अब तक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। डॉक्यूमेंट रिटन में तो रेडी था बट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था, क्योंकि ये लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही तो जा रहे थे और कार एक्सीडेंट हो गया। लेटर द डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट, बाद में डॉटर को ये डॉक्यूमेंट मिला, कार एक्सीडेंट होने के बाद कार से मिला उसे डॉक्यूमेंट, एंड क्लेम्ड द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। अब उनके दोनों बेटे जो थे वे लोग भी क्लेम कर रहे थे उस घर के लिए, और ये डॉटर को ये डॉक्यूमेंट हाथ लग गया था। उसने बोला कि ये रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये घर हमारा है, ये घर हमारा है। एक्सप्लेन वेदर सी मतलब डॉटर कैन गेट द हाउस एज गिफ्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या यह डॉटर, मिस्टर कोठारी की जो डॉटर है, मैरिड डॉटर है, क्या उसे यह हाउस गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? आपको इसका रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इसका प्रोविजंस लिखेंगे, सबसे पहले आप इसका प्रोविजन लिखेंगे। किसी बच्चे को लाइव स्ट्रीम में अगर कोई इशूज आ रहा है तो आप एक बार बैक कर जाओगे, एक बार निकल जाओगे, फिर से आप रीज्वाइन करोगे, ठीक से ज्वाइन हो जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे बच्चों, आप रीज्वाइन कर लेना। ओके, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखो सेक्शन 25 आपने जरूर से पढ़ा है, ठीक है ना? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, याद है? उसमें आप लोगों ने एक्सेप्शंस पढ़ा है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चंस लिखने के लिए मैं आपको देता हूँ, कभी लिखते भी हो एग्जाम्स के समय, लेकिन उसी के ऊपर बेस्ड ये केस स्टडीज क्वेश्चन है। ओके, उसी के ऊपर बेस्ड ये केस स्टडीज क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। Section 25 of the Indian Contract Act 1872 provides that an agreement made without consideration is valid. An agreement made without consideration is valid. बिना consideration का किया गया agreement भी valid होगा if it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force. Registration के for the registration of document, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के लिए जो लॉ फोर्सफुल है हमारे कंट्री में, उस लॉ के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट राइटिंग में होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए। लेकिन हमारे इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट राइटिंग में तो था बट रजिस्टर्ड अब तक नहीं हुआ था। ओके, तो ये आप लिखोगे एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वह भी क्या होगा, वैलिड होगा इफ इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गिफ्ट देने का, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज हुआ है। गिफ्ट हम कब देते हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में फादर अपने सन को, फादर अपने डॉटर को गिफ्ट देते हैं। ये विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो वैलिड होगा, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड एंड राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। यही प्रोविजन है, बस इतना ही प्रोविजन है आपका। फैक्ट ऑफ द केस क्या है हमारे इसमें, इन द गिवन केस ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर कोठारी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। मिस्टर कोठारी और उनकी डॉटर के बीच क्या है, नियर रिलेशन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में मिस्टर कोठारी अपने डॉटर को यह हाउस ट्रांसफर करना चाहते थे एज अ गिफ्ट। स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर इज रिटेन, यह रिटेन तो है बट नॉट रजिस्टर्ड, यही तो बात है यहाँ पर। इन द गिवन केस ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर कोठारी टू हिज डॉटर out of on account of natural love and affection between the parties standing in the near relation to each other is in writing but not registered. writing में है लेकिन registered नहीं है, writing में है लेकिन ये registered नहीं है। so conclusion क्या है, this transfer is not enforceable in the court of law as his daughter cannot get the house as gift under the Indian Contract Act 1872। क्योंकि डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे की पॉइंट इसका यही है बच्चों। ओके, सबसे की पॉइंट इसका यही है, डॉक्यूमेंट राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए।
So this transfer is not enforceable in the court of law and his daughter cannot get the house as gift under the Indian Contract Act 1872. डन है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे तो ये डॉटर को यह हाउस गिफ्ट में नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रांसफ़र ये जो ट्रांसफ़र है ये इन्फोर्सेबल ट्रांसफ़र नहीं है, ये इन्फोर्सेबल ट्रांसफ़र नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे बच्चों? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम्स टिल दिस पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई तरह का दिक्कत है आपको? फटाफट मैसेज करो, मैसेज करते रहोगे मुझे एनर्जी मिलता रहेगा तुम लोगों को पढ़ाते रहने का, ठीक है? जल्दी जल्दी मैसेज करके बता दो बच्चों मेरे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट, अमित अ माइनर वाज स्टडिंग इन अ कॉलेज। अमित एक माइनर है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? स्टडिंग इन अ कॉलेज। ऑन 1 जुलाई इन अ स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, कुछ भी, ओके। ऑन 1 जुलाई 2023 he took a loan of ₹1 lakh from Bhavesh for payment of his college fee and to purchase books and agreed to repay by 31st December 2023. 1 जुलाई को भावेश से अमित ने भावेश से 1 लाख रुपए का लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ कॉलेज फी एज वेल एज टू परचेज द बुक्स ऑफ द कॉलेज। एंड उसको एग्री भी किया कि मैं ये लोन रीपेमेंट कर दूंगा आपको, ये लोन मैं रीपेमेंट कर दूंगा आपको बाय द एंड ऑफ 31st December 2023 को। अमित पोजेज एसेट्स वर्थ ₹9 लाख। अमित के पास जो एसेट्स हैं, अमित जो माइनर है, अमित कौन है भैया? माइनर है। एसेट्स इसके पास होल्ड है 9 लाख रुपीज का एसेट्स है, ठीक है ना? 9 लाख रुपीज का एसेट्स है इसके पास। ऑन ड्यू डेट यानी 31st December 2023 को अमित फेल्स टू पे बैक द लोन टू भावेश। अमित भावेश को लोन यानी 1 लाख रुपए का रीपेमेंट करने में फेलियर हो गया। भावेश नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम अमित आउट ऑफ हिज एसेट्स। भावेश अब अमित के एसेट्स से उस लोन को रिकवर करना चाहता है। भावेश जिसने लोन दिया था वह अमित के लोन से, अमित के एसेट्स से उस लोन को रिकवर करना चाहता है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिसाइड वेदर भावेश वुड सक्सीड। क्या भावेश ऐसा करने में सफल होगा? क्या भावेश ऐसा कर सकेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। देखिए बच्चों, प्रोविजन क्या है हमारा? प्रोविजन क्या हमारा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये माइनर है। अमित कौन है? माइनर है। और माइनर को उसके लाइफ में सपोर्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको अगर किसी पर्सन ने दिया है तो यह कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है इनके बीच में। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ, यहां पे इनकेपेबल पार्टी कौन है? एक बार उसका नाम बता दो। हु इज इनकेपेबल पार्टी बिटवीन अमित एंड भावेश टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। सर कैसे हो? आई एम वेरी फाइन डियर, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर माइनर पार्टी कौन है मुझे बता दो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई पर्सन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से अगर इनकेपेबल है तो वह कौन है? पार्टी अमित और भावेश के बीच में।
अमित और भावेश के बीच में। विकास बता रहा अमित है, सब लोग अमित को बारे में बात कर रहे हैं, भावेश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अमित बिल्कुल करेक्ट है कि भाई अमित इनकेपेबल पर्सन है, बिकॉज माइनर इज इनकेपेबल, इनकम्पिटेंट पार्टी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। सो यहाँ पर देखिए, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इनकेपेबल है और कोई दूसरा पर्सन जो लीगली बाउंडेड है सपोर्ट करने के लिए, लीगली बाउंडेड है सपोर्ट करने के लिए, इट्स सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जो उसके लाइफ में, उसके लाइफ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी थिंग्स हैं। अमित ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहा था और कॉलेज का फी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको सपोर्ट कर दिया भावेश ने। दैट मीन्स भावेश supplied necessities suited to his condition in life. So the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed. यही की लाइन है, the person who has furnished such supplies, जिस पर्सन ने यह सप्लाईज दिया है या नेसेसिटीज यानी लोन दिया है, इज entitled to be reimbursed. इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड मतलब उसको रिटर्न लेने के लिए उसके पास इंटाइटलमेंट है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। इनकेपेबल पर्सन से नहीं ले सकता है, लेकिन इनकेपेबल पर्सन के प्रॉपर्टी से जरूर से रियलाइज कर सकता है। ओके, सो फैक्ट ऑफ द केस क्या है? फैक्ट ऑफ द केस क्या है यहाँ पर? इन द गिवन केस, सिंस द लोन गिवन टू अमित इज द नेसेसरीज सुटेड टू द कंडीशन इन द लाइफ ऑफ द माइनर। लाइफ ऑफ द माइनर मतलब अमित के लाइफ में वो नेसेसरीज था उस टाइम पे, उसके कॉलेज का फी देना और उसके लिए बुक्स परचेज करना, और जो पर्सन भावेश ने उसको ये नेसेसिटीज सप्लाईज किया है वह उसके लाइफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई किया है। क्लियर है ना? सो हिज एसेट्स कैन बी शूड फॉर टू रिम्बर्स भावेश। सो अमित का एसेट्स यहाँ पर शूट किया जाएगा, अमित के एसेट्स से जो 9 लाख रुपीज का उसके पास एसेट्स अवेलेबल है उससे भावेश को पेमेंट किया जाएगा। कंक्लूजन, भावेश कैन प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अमित। वह भावेश अमित के एसेट्स से इस मनी को रियलाइज कर सकता है, अमित के एसेट्स के ऊपर वह केस फाइलिंग करके उस एसेट्स को रियलाइज, एसेट्स में से अपना 1 लाख रुपीज रियलाइज कर सकता है। क्लियर है? नंबर 5 भी क्लियर है बच्चों, नंबर 5 भी क्लियर है। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, अगले क्वेश्चंस पे हम लोग मूव ऑन करेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। साहिल डील्स इन प्री ओन्ड कार्स। साहिल डील्स इन प्री ओन्ड कार्स, पहले से ओन्ड कार्स है साहिल के पास, पहले से ओन्ड कार से साहिल के पास। राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार टू साहिल। प्री ओन्ड कार्स, राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार टू साहिल बाय फ्रॉड। फ्रॉड से, फ्रॉड के तरीके से राहुल ने अपना एक्सीडेंटल कार साहिल को बेच दिया। प्री ओन्ड कार मतलब सेकेंड हैंड कार, प्री ओन्ड कार मतलब साहिल ने एक सेकेंड हैंड कार के बारे में डील किया। साहिल कुड नॉट फाइंड दैट द कार वाज एक्सीडेंटल। साहिल को यह पता नहीं चला कि यह एक्सीडेंटल कार है, और राजू ने इस कार को साहिल को बेचा फ्रॉड के तरीके से। अक्षय, अ कस्टमर विजिटेड द वर्कशॉप ऑफ साहिल विथ इंटेंशन टू परचेज अ प्री ओन्ड कार। ओके, ये प्री ओन्ड कार में डील करता है साहिल जो है ना, साहिल इज द डीलर ऑफ द सेकेंड हैंड कार। लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे बच्चों, साहिल जो है ना ये सेकेंड हैंड कार में डील करता है। राजू आकर के साहिल को एक एक्सीडेंटल कार बेच दिया, फ्रॉड से उसने बेचा, और साहिल इसके बारे में पता नहीं कर सका उस टाइम पे कार को परचेज करते समय। अक्षय एक कस्टमर जो था वह साहिल के वर्कशॉप पे विजिट किया सेकेंड हैंड कार परचेज करने के लिए विथ इंटेंशन टू परचेज अ प्री ओन्ड कार। अक्षय इन्फॉर्म्ड साहिल हिज इंटेंशन। अक्षय ने अपना इंटेंशन साहिल को बताया विद द कंडीशन दैट द कार शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। अक्षय जो कस्टमर बन के आया था साहिल के शॉप पे, वर्कशॉप पे, उसने उसे बताया कि मुझे जो कार चाहिए
मुझे जो कार चाहिए वह कार कैसा चाहिए, इस इंटेंशन अपना बताया उसने, अपना इंटेंशन उसे बताया कि मुझे जो कार चाहिए वह ऐसा कार चाहिए जो कभी भी एक्सीडेंट नहीं फेस किया, सेकेंड हैंड हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सीडेंट फ्री कार मुझे चाहिए। ओके, एक्सीडेंट फ्री कार मुझे चाहिए, उसने उसे बताया। अक्षय इन्फॉर्म्ड साहिल हिज इंटेंशन विद द कंडीशन दैट द कार शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, कार किसी भी एक्सीडेंट से फ्री होना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट वाला कार मुझे नहीं चाहिए। साहिल सोल्ड दैट कार टू अक्षय, और साहिल ने वही कार जो साहिल ने राजू से खरीदा था, साहिल ने राजू से जो खरीदा था, जो कार ऑलरेडी एक्सीडेंट मेट कर चुका था, और जब अक्षय कस्टमर बन के आया था तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट साहिल को बताई थी कि मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मैं इस कार को बिना एक्सीडेंट वाला कार मैं खरीदना चाहता हूँ, बिना एक्सीडेंट वाला कार में परचेज करना चाहता हूँ। साहिल सोल्ड द कार टू अक्षय ऑन एररनेसली बिलीविंग, एररनेसली बिलीविंग मतलब वह यह बिलीव कर रहा था, साहिल बिलीव कर रहा था दैट द कार डिड नॉट फेस एनी एक्सीडेंट, एररनेसली बिलीव था क्योंकि उसको यही बात बताया गया था राजू की तरफ से फ्रॉड के तरीके से कि यह कार कभी एक्सीडेंट को मेट नहीं किया है, और इसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए साहिल ने एररनेसली बिलीव करते हुए और यह कार अक्षय को बेच दिया। आफ्टरवर्ड अक्षय फाउंड दैट द कार वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंटल केस, बाद में अक्षय जो कस्टमर बन के आया था उसे पता चला कि यह कार एक्सीडेंटल कार है, यह कार ऑलरेडी पहले एक्सीडेंट फेस कर चुका है, यह बात पता चल गया किसको, अक्षय को। ही शूड साहिल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वह जाके साहिल के ऊपर केस फाइल कर दिया क्योंकि वह तो राजू को जानता भी नहीं था, उसने साहिल से यह कार को परचेज किया था, वह जाके साहिल को इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए साहिल के ऊपर केस फाइल कर दिया। एंड ऑल्सो फॉर डैमेजेस फॉर एक्सपेंसेस सफर्ड ऑन कार, और इस कार के ऊपर मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसके लिए वह डैमेजेस भी क्लेम करने लगा। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। स्टेट वेदर अक्षय वाज एलिजिबल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या अक्षय इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने में एलिजिबल होगा। एंड क्लेम डैमेजेस फ्रॉम साहिल, और साहिल से क्या इसका डैमेज वह क्लेम कर पाएगा, साहिल से क्या वह इसका डैमेज क्लेम कर पाएगा, यह हमारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है, आई होप सो। क्वेश्चन सभी लोगों को मैंने काफ़ी धीरे धीरे इस क्वेश्चंस को आपको समझाया है। इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा बच्चों, आइए आंसर पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन वाला जो डेफिनेशन है इसको आपको समझना पड़ेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन वाले डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन, देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच अ फॉल्स, which is false would constitute misrepresentation। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो फॉल्स है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो फॉल्स है वह मिसरिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा इफ द मेकर बिलीव्स दैट इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पोजेस। मेकर, इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो गलत है, फॉल्स है। विच वुड कंस्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, या मिसरिप्रेजेंटेशन लेकिन बनाएगा इफ द मेकर बिलीव्स दैट, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन करने वाला पर्सन अगर यह बिलीव करता है कि यह ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ट्रू है। यहां पर भी हमारे केस में जो साहिल था वह यह बिलीव कर रहा था कि यह जो कार है एक्सीडेंट फ्री कार है, ओके, बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पोजेस, लेकिन वह इस बात से जस्टिफाइड नहीं होगा कि वह यही इंफॉर्मेशन पोजेस करता था। मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन था कि यह कार एक्सीडेंटल नहीं था। दूसरा, देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर ड्यूटी ब्रीच होती है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वह ब्रीच होते हैं बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो ड्यूटीज है उस ड्यूटीज को ब्रीच करता है और बिना इस इंटेंशन का करता है, डिसीव करने के बिना इंटेंशन का करता है, विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, जो उसको एडवांटेज दिलाता है कॉन्ट्रैक्ट में।
और देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन व्हेन अ पार्टी कॉजेज इवन दो डन इनोसेंटली, व्हेन अ पार्टी कॉजेज द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर। चाहे वह इनोसेंटली भी किया हो, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को एग्रीमेंट में मिस्टेक करने के लिए कॉजेस क्रिएट करता है, इनोसेंटली भी भले क्रिएट किया हो, इसको भी मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, मिसरिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग डन विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। मिसरिप्रेजेंटेशन भी रॉन्ग है, लेकिन इसमें इंटेंशन डिसीव करने का नहीं होता है। फर्दर द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब बच्चों पीड़ित पार्टी, दुखी पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय अदर पार्टी कैन अवॉइड और रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द अदर पार्टी, अगर अदर पार्टी मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो दूसरी वाली जो पार्टी है वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। रिसाइंड मतलब कैंसिल करना, अवॉइड करना मतलब कैंसिल करना कर सकता है। और एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बट इंसिस्ट दैट ही शैल बी प्लेस्ड इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ फ्रॉड नॉट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। डैमेजेस किसके लिए क्लेम किया जा सकता है? इन केस ऑफ फ्रॉड बट नॉट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। आप यहां तक लिखो या इस पूरे को लिखो, अनदर वर्ड्स वाला भी लिखो। अनदर वर्ड्स वाला मैं एक बार और समझाऊंगा आपको। फर्दर द एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द अदर पार्टी कैन अवॉइड और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट इंसिस्ट दैट ही शैल बी प्लेस्ड इन द पोजीशन, मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी वो इस पोजीशन में डाल दिया गया है, इन विच ही वुड हैव बीन इफ द प्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। अगर प्रेजेंटेशन उसको मेड किया गया होता, पहले से बताया गया होता, तो वह उसके लिए सही होता, इस पोजीशन में वो डाल दिया गया है। डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ फ्रॉड बट नॉट फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन। फैक्ट ऑफ द केस हमारे क्वेश्चन का क्या है? इन द गिवन केस राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार बाय फ्रॉड टू साहिल। साहिल को उसने बेच दिया एक्सीडेंटल कार। अ डीलर इन प्री ओन्ड कार्स, साहिल कौन है? प्री ओन्ड कार्स का डीलर है। साहिल वॉज इनोसेंट अबाउट द कार, साहिल कौन था? इनोसेंट था, कार उसने ले लिया, उसे पता नहीं चला कि इस कार ने एक्सीडेंट मेट किया है। दैट कार वॉज सोल्ड बाय साहिल टू अक्षय और एरनेसली बिलीविंग दैट, साहिल ने अक्षय को वह कार बेच दिया एरनेसली बिलीव करते हुए दैट द कार डिड नॉट फेस एनी एक्सीडेंट, नेवर। आफ्टरवर्ड व्हेन अक्षय न्यू अबाउट द कार, जब अक्षय को इसके बारे में पता चला, he sued Sahil to avoid the contract, to cancel the contract, also for damages for expenses suffered on the car, जो अभी तक कार के ऊपर एक्सपेंसेस किया है उसके रिकवरी के लिए उसने क्या कर दिया? डैमेजेस भी क्लेम कर दिया। कंक्लूजन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस, साहिल हैड नो आइडिया दैट द कार वाज एन एक्सीडेंटल कार। साहिल को इस बात की आइडिया नहीं थी कि कार एक्सीडेंटल कार है। एंड सेल द कार बाय साहिल टू अक्षय इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन नॉट बाय फ्रॉड। और साहिल ने जो कार अक्षय को सेल किया है यह फ्रॉड के तरीके से नहीं सेल किया है, यह मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। जो फैक्ट उसको केस के बताए गए थे उसी एररनेस बिलीफ के ऊपर उसने यह कार दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, यह फेथ करते हुए, यह ट्रस्ट करते हुए कि दिस कार नेवर मेड एन एक्सीडेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द इंटेंशन ऑफ अक्षय। अगर अक्षय चाहेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से वॉइडेबल ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अक्षय, दैट मीन्स एग्रीव्ड पार्टी। देयरफॉर अक्षय हैज द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब अक्षय के पास यह राइट अवेलेबल है, वह चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, एंड ही कैन क्लेम डैमेजेज, और बट ही कांट क्लेम डैमेजेज, वह डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के तरीके से डैमेजेज कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ फ्रॉड नॉट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में डैमेजेज क्लेम नहीं किया जा सकता है, बस वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकता है फॉर दोज एक्सपेंसेस विच अक्षय डन ऑन द कार टिल डेट। उसके लिए वह डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? आपको यहां तक क्लियर है?
जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो बच्चों, यहां तो कोई प्रॉब्लम? डियर स्टूडेंट्स, चलो यहां तक सभी लोगों का क्लियर है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर श्याम इज 58 ईयर्स वाज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिस्टर श्याम जिसकी एज 58 ईयर्स है, एम्प्लॉयड किया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ही वाज एम्प्लॉयड, पहले से एम्प्लॉयड ही है, एम्प्लॉयड ही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इस एज में इसको पहली बार अपॉइंट नहीं किया गया, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इनकी रिटायरमेंट होनी है। मिस्टर श्याम की रिटायरमेंट 2 ईयर्स में होनी है। मिस्टर देव मेड अ प्रपोजल टू मिस्टर श्याम, मिस्टर देव ने मिस्टर श्याम को एक प्रपोजल दिया टू अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट मिस्टर देव कैन बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। मिस्टर देव ने मिस्टर श्याम को ऑफर किया कि तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है खुद की इच्छा से रिटायरमेंट ले लो, मतलब तुम्हारा ऑफिशियल जो रिटायरमेंट है ये 2 ईयर्स के बाद होना है, लेकिन तुम अभी रिटायरमेंट ले लो कंपनी को बोल करके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल करके, मतलब कंपनी दैट मीन्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल करके तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। और मिस्टर देव इसके लिए ऑफर किया है सम ऑफ ₹10 लाख एज कंसिडरेशन टू मिस्टर श्याम टू इंड्यूस हिम टू रिटायर, कि भैया तुमको जो 2 ईयर्स में सैलरी मिलेगा उस सैलरी से ज़्यादा मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इस पोस्ट से रिटायरमेंट ले लो और कंसिडरेशन के बदले, मतलब मिस्टर श्याम को इंड्यूस करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मिस्टर देव ने मिस्टर श्याम को 10 लाख रुपीस का ऑफर भी किया है। ओके, मिस्टर श्याम रिफ्यूज्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस, but when he evaluated the amount offered as consideration is just double of his cumulative remuneration to be received during the tenure of 2 years of employment. मिस्टर श्याम पहली बार तो उसने रिफ्यूज कर दिया, फर्स्ट टाइम उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी मनी लेकर के अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन बाद में उसने जब इवेल्युएशन किया कि मुझे 10 लाख रुपीज का जो कंसिडरेशन मिस्टर देव की तरफ से दिया गया है, ऑफर दिया गया 10 लाख रुपीज के कंसिडरेशन का, वह हमारे क्यूमुलेटिव सैलरी जो 2 ईयर्स में मुझे मिलेगा उसका डबल है, उसका डबल है, जस्ट डबल है, जस्ट डबल है। He agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive the money and to retire from his office. He agreed to receive the consideration, वह इस यह 10 लाख रुपीज का कंसिडरेशन लेने के लिए एग्रीड हो गया एंड एक्सेप्टेड द अबव एग्रीमेंट, अबव एग्रीमेंट को वह एक्सेप्ट भी कर लिया, टू रिसीव मनी एंड टू रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस, और मैं अपने ऑफिस से क्या हो जाऊंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेदर द एग्रीमेंट इज वैलिड, क्या यह देव और मिस्टर श्याम के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है यह वैलिड एग्रीमेंट है? एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको इसका आंसर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग देना है। ओके बच्चों, देखो देखो, अब आप लिखना स्टार्ट करते हो जब, तो सबसे पहले नहीं यह तो वैलिड नहीं है, नो इट इज़ नॉट वैलिड है, इसे लिखना स्टार्ट कर देते हो। कई बार मैं कुछ बच्चों की कॉपी चेक करते वक्त ऐसा देखता हूँ, बहुत दुख पहुँचता है मुझे। आपको सबसे पहले प्रोविजन समझाना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रोविजन समझाना है। देखिए सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स, सेक्शन 10 में क्या है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ती हो सेक्शन 10 के अंदर में, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया गया है, क्लास 1 में ही पढ़ाया जाता है आपको इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। देखिए सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स फॉर द लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट देयर टू।
consideration must be legal and consideration must be legal and consideration must be legal and objective. लीगल मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल, ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल होना चाहिए. सो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स फॉर द लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट देयर टू. सेक्शन 23 ऑफ द सेड एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे बाबा, also states that every agreement of which the object or consideration is unlawful. Section 23 of the Indian Contract Act 1872 बोलता है कि every agreement whose object and consideration is unlawful is void. वह सभी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और जिसका कंसिडरेशन दोनों ही क्या है, अनलॉफुल है, वैसे तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, void कॉन्ट्रैक्ट होता है. The given problem takes talk about entering into an agreement for sale of public office. यहाँ पर किस चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा है इन दोनों पार्टीज के बीच में, पब्लिक ऑफिस का एक पोस्ट को सेल करने के लिए ऑफर हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है, विच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट है. पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड. किसी भी पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए मनी कंसिडरेशन दिया जाना रिक्वायर नहीं है. पब्लिक पॉलिसी में यही रिक्वायर्ड है. पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन टू बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट इन द पब्लिक ऑफिस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. सच कंसिडरेशन पेड बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. अगर ऐसा कंसिडरेशन पेड करके पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट किया गया है तो यह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है एंड इज अनलॉफुल इन नेचर. ये इसका नेचर क्या है, अनलॉफुल है. फैक्ट ऑफ द केस क्या है, इन द गिवन केस मिस्टर श्याम हु वाज गोइंग टू बी रिटायर्ड आफ्टर 2 years was proposed by Mr. Dev to apply for the voluntary retirement from his post and in order that he can be appointed in his place. ताकि वह आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे तो आपके प्लेस पे मैं 2 साल बाद अगर मेरा अपॉइंटमेंट होना है तो यह अपॉइंटमेंट मेरा अभी हो जाएगा इस पोस्ट पे, ठीक है. एंड इन ल्यू ऑफ दैट मिस्टर देव ऑफर्ड मिस्टर श्याम सम ऑफ 10 lakh एज अ सम ऑफ रुपीज 10 lakh एज अ कंसिडरेशन. मिस्टर श्याम रिफ्यूज्ड इनिशियली बट accepted again later accepted and the said agreement to receive money to retire from his office. और वह मनी को एक्सेप्ट भी कर लिया अपने ऑफिस के पोस्ट से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए. हेंस कंक्लूजन क्या होगा, मिस्टर श्याम प्रॉमिस टू सेल फॉर मिस्टर देव एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट को वह सेल कर रहा है. मिस्टर श्याम प्रॉमिस कर रहा है टू सेल अ पोस्ट इन द पब्लिक ऑफिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर देव for a consideration of rupees 10 lakh. Therefore, in terms of the above provision of the Indian Contract Act 1872, as per section 23 of the Indian Contract Act 1872, the said agreement is void, not valid. It is void as the consideration being opposed to public policy. Consideration क्या है, opposed to public policy है या, और साथ में यह unlawful है. साथ में क्या है, unlawful contract. इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं हो सकता है. यह कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड नहीं है. ये एग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में हुआ है यह एग्रीमेंट वैलिड नहीं है. यह एग्रीमेंट क्या है, वैलिड नहीं है बच्चों. अगले पॉइंट पे हम आए, अगले पॉइंट पे आ जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए. बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई प्रॉब्लम्स? Is there any issues till this point? Is there any issues till this point? No problem, sir. Okay.
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर स्टीफन owns a chicken farm near Gurugram, where he breeds them and sell eggs and live chicken to retail shop in Gurugram. मिस्टर स्टीफन जो है यह गुरुग्राम में एक चिकन फार्म ओन करता है, जहाँ पर वह क्या करता है, चिकन्स का ब्रीडिंग कराता है एंड फिर एग और लाइव चिकन मतलब जिंदा चिकन को बेचता है गुरुग्राम के रिटेल शॉप पे। मिस्टर फ्लेमिंग ऑल्सो ओन्स अ सिमिलर फार्म नियर गुरुग्राम डूइंग द सेम बिजनेस। मिस्टर फ्लेमिंग जो है यह सिमिलर, इसका भी अपना एक चिकन फार्म है, यह भी क्या करता है नियर गुरुग्राम यह भी है। मिस्टर फ्लेमिंग हैड टू गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर फ्लेमिंग अपने नेटिव प्लेस अपने देश ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। हैड टू गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वह जा रहा है। ही नीडेड मनी फॉर ट्रेवल, उससे ट्रेवल करने के लिए मनी भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से लौट के जा रहा है। सो ही हैड प्लेस्ड द फार्म टू मिस्टर स्टीफन फॉर 1 ईयर। उसने क्या किया, यह जो चिकन फार्म था 1 ईयर वह रहेगा नहीं, फार्म चलाएगा कौन, वैसे भी ऑपरेट कौन करेगा। सिमिलर बिजनेस में इंगेज्ड दूसरा एक विदेशी आदमी उसको मिल गया, उसने उसे बोला कि तुमको मैं ये प्लेज कर रहा हूँ, मतलब गिरवी रख रहा हूँ। उसने गिरवी रख दिया मिस्टर स्टीफन के पास 1 साल के लिए एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट ऑफ ₹25 लाख एंड वेंट अवे। 25 लाख रुपए का डिपॉजिट लेकर के और फिर वह अपने मुल्क अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौट गया। एट द पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक ऑफ लाइव बर्ड्स वाज 1 लाख एंड एग्स 10,000। उस टाइम पे मिस्टर फ्लेमिंग के जो फार्म था जो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसके फार्म में 1 लाख बर्ड्स थे, लाइव बर्ड्स थे, चिकन बर्ड्स थे और एग्स 10,000 एग्स थे। द कंडीशन वाज दैट व्हेन फ्लेमिंग रिटर्न्स ही विल रीपे द डिपॉजिट। कंडीशन ये था, उस कॉन्ट्रैक्ट का ये कंडीशन था इन दोनों के बीच, फ्लेमिंग और स्टीफन और फ्लेमिंग के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था कि जब मैं लौटूंगा रिटर्न करूंगा देन ही विल रिपे द डिपॉजिट, 25 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा एंड टेक पोसेसन ऑफ हिज फार्म विथ लाइव बर्ड्स एंड एग्स। और जब मैं लौटूंगा तो लाइव बर्ड्स और एग्स के साथ मैं यह पोसेसन मैं तुमसे रिटेक कर लूंगा। आफ्टर 1 ईयर फ्लेमिंग केम बैक एंड रिटर्न द डिपॉजिट। 1 साल के बाद फ्लेमिंग आया और वह डिपॉजिट यानी 25 लाख रुपीज़ स्टीफन को उसने रिटर्न कर दिया। एट दैट टाइम देयर वाज 1,09,000 लाइव बर्ड्स। जब वह छोड़ के गया था तब 1 लाख लाइव बर्ड्स थे, लेकिन जब वह रिटर्न आया तो फार्म में 1,09,000 लाइव बर्ड्स थे। इंक्रीजेज इन ड्यू टू हैचिंग ऑफ एग्स आउट ऑफ 10,000 एग्स एंड ही हैड लेफ्ट। जो 10,000 एग वह छोड़ करके गया था उससे और भी मतलब लाइव बर्ड्स बन गए एंड 15,000 एग्स भी हो गए, एग्स भी बढ़ चुके हैं। जितना वो छोड़ के गया था 10,000 छोड़ के गया था, जब रॉड लौटा 1 साल के बाद तो 15,000 एग्स हो गए थे फार्म में। मिस्टर स्टीफन एग्रीड टू रिटर्न 1 लाख लाइव बर्ड्स एंड 10,000 एग्स ओनली। मिस्टर स्टीफन बोला कि तुम मुझे 1 लाख लाइव बर्ड्स और 10,000 एग्स दे करके गए थे, मैं वही तुमको रिटर्न करूंगा, मैं उतना ही तुमको रिटर्न करूंगा, जो एक्सेस है वह मैं रख लूंगा। स्टेट द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टीफन एज पॉनी। पॉनर और पॉनी पढ़े हो ना, यहाँ पर पॉनी कौन है, मिस्टर स्टीफन है जो उस लाइव बर्ड्स का केयर टेकिंग 1 ईयर तक कर रहा था। एंड एडवाइज मिस्टर फ्लेमिंग अबाउट हिज राइट इन द गिवन केस। मिस्टर फ्लेमिंग की क्या राइट है इस गिवन केस में, यह आपको समझाना है, ठीक है, यह आपको समझाना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन तो पूरी तरह से समझ चुके हो आप लोग, क्वेश्चन पूरी तरह से समझ चुके हो। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, दैट मीन्स क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली अगर यह बात पहले से मेंशन नहीं किया गया है तब द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर, बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर on according to his direction any increase or profit which may have accrued from the goods bailed।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से यह मेंशन किया गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी अगर ऐसा पहले से मेंशन्ड होता स्टेफन और फ्लेमिंग के बीच में कि कोई अगर बर्ड्स बढ़ जाएंगे तो वो तुम रख लेना, बर्ड्स अगर एग्स बढ़ जाएंगे वह तुम रख लेना, तब वह रख सकता था। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, यानी किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के एब्सेंट में द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर, बेली बाउंडेड है बेलर को डिलीवर करने के लिए एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, जो गुड्स बिल्ड किया गया था उस गुड्स से जो भी प्रॉफिट या इंक्रीज हुआ है वह उसे रिटर्न करना होगा ऑन अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शंस पे रिटर्न करना होगा। फैक्ट ऑफ द केस क्या है हमारा? बस इतना ही है, प्रोविजन खत्म, इतना ही है प्रोविजन आपको लिखने के लिए। यहां पर केस क्या है? इन द गिवन केस व्हेन मिस्टर फ्लेमिंग रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया देयर वेर 1,09,000 लाइव्स बर्ड्स एंड 15,000 एग्स, और ओरिजिनली डिपॉजिटेड कितना किया था? 1 लाख बर्ड्स एंड 10,000 एग्स वेर ओरिजिनली डिपॉजिटेड बाय मिस्टर फ्लेमिंग टू मिस्टर स्टेफन। मिस्टर स्टेफन एग्रीड टू रिटर्न 1 लाख लाइव बर्ड्स एंड 10,000 एग्स ओनली, वह बोला जितना मैं लिया था उतना ही दूंगा, एंड नॉट द इंक्रीज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स एंड एग्स, और इंक्रीज नंबर ऑफ द लाइव बर्ड्स और एग्स मैं तुमको रिटर्न नहीं करूंगा। कंक्लूजन क्या है? इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड फैक्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉलोइंग आर द आंसर। ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टेफन क्या? मिस्टर स्टेफन कौन है? मिस्टर स्टेफन यहाँ पर बेली है, मतलब मिस्टर स्टेफन यहाँ पर पौनी है, ठीक है ना। मिस्टर स्टेफन इज बाउंड टू डिलीवर टू मिस्टर फ्लेमिंग पॉनर है, एनी इंक्रीज और प्रॉफिट, इंक्रीज कितना है? 9,000 लाइव बर्ड्स का इंक्रीज है, 5,000 एग्स का इंक्रीज है, विच हैज अकर्ड फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, जो गुड्स बिल्ड किया गया था उस गुड्स से जो भी उसको प्रॉफिट या इंक्रीज हुआ है ना वह सब उसे रिटर्न करना पड़ेगा। राइट ऑफ मिस्टर फ्लेमिंग क्या है? मिस्टर फ्लेमिंग इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम पॉनी एनी इंक्रीज इन गुड्स सो प्लेस्ड, और इसकी राइट क्या मिस्टर फ्लेमिंग का? मिस्टर फ्लेमिंग के पास राइट है, मिस्टर फ्लेमिंग इज इंटाइटल्ड टू रिकवर्ड एनी इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द मिस्टर स्टेफन, एनी इंक्रीज इन द गुड्स सो प्लेस्ड फ्रॉम द मिस्टर स्टेफन, या जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको वह क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा। ये भी क्वेश्चंस भी आई होप सो बच्चों आपका क्लियर हो चुका होगा, ये क्वेश्चन भी आई होप सो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके बच्चों, सो आज का जो सेशन है ना मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, मैं एक सेशन और भी लूंगा आप लोगों का इसको पूरा खत्म करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा डिलेड स्टार्ट हुआ ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज इन द सिस्टम, कुछ इश्यूज आ गया था सॉफ्टवेयर पे, इसकी वजह से मैंने डिले स्टार्ट किया था। सो एक सेशन और लेकर के मैं इस चीज़ को आपका कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आज इतना ही आप कंप्लीट करो, रिवीजन करो, और जब दूसरा सेशन हो जाएगा तब मैं PDF सारे बच्चे लोगों को शेयर कर दूंगा, आप इसका बेनिफिट लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग, टाइम आपको मैसेज कर दिया जाएगा।